आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या सच में कांग्रेस इस चीज में सफल होगी? तो 4 में से 3 पांव जो है खत्म है कांग्रेस का बिहार में। एक पांव है, वो भी कहां? तो लालू जी के कंधा पर एक पांव सवार है। आपको क्या लगता है ये जो बार बार हाइड्रोजन बम निकालने की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम सच में कारगर होगा? आपको लग रहा है ना कि गिदर भभकी है ये। इससे वास्तव में फायदा किसको ज्यादा होगा? सियासी जो रोटियां सेकी जाती है वो कांग्रेस नहीं सेके। मंच पे उनके बदले राहुल गांधी थे ना, अगर खुद को वो कांग्रेस विचारधारा तो पार्टी में शामिल है नहीं। आसमा प्रवीण काफी चर्चा में है और दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। महुआ में एक ही नाम, और वो जदयू की जो नेत्री हैं वही डॉक्टर आसमा परवीन। आखिर रोहिणी आचार्य को ये बार बार जताना क्यों पड़ रहा है? जिस कुर्सी का वह इंतजार कर रहे हैं उसमें यही तो नहीं कहा जाता है कि राह में रोड़े बिछाए जाएंगे। आर.के. सिंह इधर काफी चर्चा में और रूठ गए हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों का सपना सीएम बनने का सपना है, लेकिन यहाँ चूक रहे हैं वो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खबरें विद न्यूज हार्ट, जिसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं, जो कल की दिन भर की गतिविधियां रहती है और जो प्रमुख खबरें रहती है और उसके क्या मायने होते हैं उस पर विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ चंदन सर होते हैं जो सीनियर एसोसिएट एडिटर है न्यूज हार्ट के, वो मुख्यतः इस पर विश्लेषण करते हैं। तो कल जो दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें थी उसके बारे में हम आपको पहले बता दें। जो खबरें थी, कल कांग्रेस की CWC कमेटी की विस्तारित बैठक थी और बैठक में कई सारे प्रस्ताव पारित हुए और मुद्दा अमूमन वही रहा जो जिस पे कांग्रेस हमेशा सवाल पूछते रही है सरकार से, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पे ट्रंप का बयान हो या फिर GST का मामला हो या विदेश नीति हो वगैरह वगैरह। उसमें जो कुछ इंटरेस्टिंग बात है उसके बारे में सर से जानेंगे आज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, कल बैठक थी कांग्रेस की, CWC की प्रस्तावित बैठक थी। सभी बड़े चेहरे थे उसमें शामिल हुए, आए थे। बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित हुए और मुद्दा वही रहा कमोबेश। जो इंटरेस्टिंग बात थी सबसे, जयराम रमेश ने उस मीटिंग में जो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 2023 में इसी तरह हमने हैदराबाद में एक बैठक की थी और ठीक 2 महीने बाद हम वहाँ सरकार बना लिए थे। चिंता मत कीजिए, बिहार में भी वैसा ही होगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या सच में कांग्रेस इस चीज में सफल होगी? देखिए, कांग्रेस खुद को ज़्यादा आंकने लगी है बिहार में, जबकि वस्तु स्थिति यह नहीं है। कांग्रेस जो है भूल भुलैया में खो गई है। और जो कांग्रेस क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, उसमें जो भीड़ उमड़ गई, तो भीड़ जो उसमें उमड़ी, हम बार बार कह रहे हैं कि भीड़ किसकी भीड़ थी? वो तेजस्वी की भीड़ थी। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता थे उसमें, लेकिन सिर्फ वही कार्यकर्ता थे जो झंडा पकड़ा रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ताओं के हाथ में। ये जमीनी हकीकत है। हालांकि तेजस्वी चूक गए, हम उस पर आज नहीं आएंगे, सिर्फ इस पर आएंगे कि आखिर कांग्रेस के कहने का मतलब क्या है। यह तो ज़्यादा आंकना, जो जयराम रमेश ने जो बात कही कि हमने तेलंगाना में इसी तरह से सरकार बना ली थी, 2 महीना पहले हमने मीटिंग की और बस 2 महीने में एकदम खटाखट, राहुल गांधी बोल रहे थे ना 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, खटाखट सरकार बना ली। लेकिन बिहार में यह संभव नहीं है। बिहार में जो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई चारपाई है, हम चारपाई का ही उदाहरण देते हैं, चारपाई है तो उसमें 4 पांव होते हैं उसके, तो 4 में से 3 पांव जो है खत्म है कांग्रेस का बिहार में। एक पांव है, वो भी कहां? तो लालू जी के कंधा पर एक पांव सवार है, वो भी बैसाखी के सहारे ही है। तो बैसाखी हो गया, तो बैसाखी के सहारे तेजस्वी आरजेडी के कंधा पर। तो ये भूल है। देखिए, कल भी हम कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कांग्रेस किसको डरा रही है इसके माध्यम से? तेजस्वी यादव को डरा रही है, महागठबंधन के दलों को डरा रही है। ये एनडीए को इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही है खुद को ज़्यादा आंकना। और ज़्यादा आप जो कह रहे हैं उसमें यही है कि वो इतना आंक रहे हैं। और अच्छा, बिहार की सियासत और तेलंगाना की जो उस समय की राजनीति थी वो अलग था। अब केसी राव जो थे, परिवार में विवाद,
हाँ। ठीक है, बहुत तरह के आरोप उन पर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का शासन है और नीतीश पर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं है। अन्य किसी अधिकारी पर हो सकता, किसी मंत्री पर हो सकता, मंत्री पर जैसे प्रशांत किशोर इन दिनों आरोप लगा रहे हैं। अब ये मंत्री जी का काम है, जो जिस पर भी लगा है कि वो जवाब दे, हम उस पहलू पे नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो है निष्कलंक आदमी है और नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनको ये करना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जब तक धरती पर हैं तब तक सीएम ही नहीं रहेंगे। उनको डिफीट करना मुश्किल है। हम डिफीट करना मुश्किल इसलिए भी कह रहे हैं कि 40-45 सीटें हैं और उसमें वह 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, तो अब नीतीश की सियासत को समझ सकते हैं। तो कांग्रेस खुद को ज्यादा आंक रही है। तो जोश जोश में ज्यादा बोल गए जयराम रमेश, ऐसा सर का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसी बीच उन्होंने एक और बात कही कि हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, क्या क्या, यही बात राहुल गांधी भी कहते नजर आए होटल चाणक्य में। आपको क्या लगता है ये जो बार बार हाइड्रोजन बम निकालने की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम सच में कारगर होगा या फिर फुस हो जाएगा? उसी तरह जिस तरह से राहुल गांधी एक बार बोले थे कि जब हम संसद में बोलने लगेंगे तो भूकंप आ जाएगा, तो बोले तो बहुत बार, भूकंप आया नहीं, उल्टे खुद की उनकी जो छीछा लेदर है वो हो गई। तो आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक, कि वो कुछ बड़ी बात कहेंगे जिससे वाकई में देश के लोग जो हैं सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो अभी तक इस तरह की कोई भी चीज़ या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है राहुल गांधी का। अगर राहुल गांधी इस तरह की बात सामने लाते हैं, अगर देश के हित में होगा तो अच्छी बात है, नहीं अगर ऐसा हमको लग रहा है ना कि गिदर भभकी है ये, और गिदर भभकी जो है वो मतलब केंद्र की सरकार को है। और अगर आप देख रहे हैं हर दिन इधर से लोग तंज कर रहे हैं, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि हो गया फुस, इनका हाइड्रोजन बम कहाँ है, कब यह हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करेंगे, एटम बम का तो कर चुके। तो ठीक है, देखिए अब किस तरह की बात कहते हैं, कौन सा ऐसा खुलासा करेंगे जिससे वाकई में यहाँ पर भूचाल आ जाएगा। भाई हाइड्रोजन बम अगर विस्फोट करेगा तो समझिए विध्वंसी होगा ना। तो अगर देश हित में होगा तो अच्छी बात है, हम लोग भी उसकी सराहना करेंगे। नहीं विध्वंस होगा, कोई अगर साजिश होगी तो देश की जनता ही ना जवाब देगी इसका क्या। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ गिदर भभकी से नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो देश के सामने तुरंत राहुल गांधी को रखना चाहिए, अब रख लेना चाहिए। अब तो क्या बोलते हैं CWC, जिससे तेलंगाना में सरकारें बदल गई थी, नहीं उनकी सरकार आ गई, बिहार में भी यही उम्मीद है। तो अब तो हाइड्रोजन बम चला दीजिए, कहाँ चलाइएगा, कब चलाइएगा? चलिए, हाइड्रोजन बम का इंतजार अभी भी है लोगों को भी और अन्य पार्टियां को भी, जो राहुल गांधी बार बार बोलते आ रहे हैं। अब चलते हैं सर अगले प्रश्न पर। CWC की बैठक के बाद एक और प्रोग्राम था, महागठबंधन का ये प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसमें जो होटल चाणक्य में था, और इसमें जो है सो अति पिछड़ा न्याय संकल्प उद्घोषणा किया गया, जिसमें 10 प्रमुख बिंदुएं थे अति पिछड़ा को लेके, जिसको देख के ये लगता था कि जो बहुत दिनों के बाद जो है सो अति पिछड़ों को साधने की कोशिश महागठबंधन और महागठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस हो चाहे राजद हो, इनके द्वारा की जा रही है। इससे वास्तव में फायदा किसको ज़्यादा होगा, कांग्रेस को या राजद को, ये भी थोड़ा बता दीजिए। और क्या है ये 10 मुख्य बिंदु, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पहला बिंदु ये है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। पहली बात ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो पत्र जारी हुआ उसमें। दूसरा है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए आपको विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यह भी था। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ये ठीक है। फिर है पांचवा है कि अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। छठा है कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति
और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 7वां है यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 8वां भी जान ही लीजिए। 8वां है कि 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। 9वां है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। और 10वां यह है कि आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो ये है, और ये जितने प्रस्ताव हैं इस पत्र में, संकल्प जो जारी हुआ उसमें ये सारे संकल्प जो हैं वाकई में अगर ये लागू हो जाए तो समाज को बेनिफिट देगा, और खास करके अति पिछड़ा वर्ग को, जिसकी मजबूत करेगा। कहा जाता है कि जो उपेक्षा होती रही है समाज में। हाँ, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसको मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन सिर्फ इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर सियासी जो रोटियां सेकी जाती है वो कांग्रेस नहीं सेके या फिर जो महागठबंधन के दल हैं वो नहीं सेके। वाकई में इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये हो गया। लेकिन कांग्रेस एक तरफ हाथ पकड़ेगी तो दूसरी तरफ जो है उनका हाथ भी छूटेगा। जो सवर्णों के जो वोट होते हैं वो खुद को समेटेंगे और भाजपा से चिपके हुए रहेंगे। ये भी सवाल होगा, इससे भी कांग्रेस को जूझना पड़ेगा। तो इसके ये मतलब है, ये प्रभाव होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस को इससे घाटा भी हो सकता है, लेकिन समाज हित में जो हो, देश हित में जो काम हो वो मुखरता से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। पप्पू यादव, कांग्रेस की बात हो और पप्पू यादव की चर्चा ना हो, ये तो असंभव सा लगता है। कल बैठक थी, परसों पटना के जो भी पॉश इलाके थे, बहुत सारे सड़कों पे देखने को मिला कि पप्पू यादव का जो बैनर पे फोटो था राहुल गांधी के साथ। कल हमारे न्यूज हाट की टीम भी पहुंची हुई थी पटना एयरपोर्ट पे, और सदाकत आश्रम और होटल चाणक्य, जहाँ जहाँ पे ये सब कार्यक्रम थे, हमारी टीम जो है अलग अलग हिस्सों में थी और वहाँ से सारा ग्राउंड जीरो पे अपडेट हम लोगों को दे रही थी। तो उसी समय ये देखने को मिला एयरपोर्ट पे तो पप्पू यादव दिखे नेताओं को रिसीव करते हुए, भेजते हुए। जब वहाँ से हमारे एक पत्रकार ने सवाल भी पूछा, हमारे यहाँ के संवाददाता रितेश जी ने, तो थोड़ा खींच गए और बोले हम उस बैठक में थोड़े ना हैं। तो पप्पू यादव ठीक है बैठक में नहीं थे तो सदाकत आश्रम तक तो जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तो अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पप्पू यादव खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन अचानक गायब हो गए एयरपोर्ट से। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला यही है कि पप्पू यादव ठीक ही बोले, ठीक। अब गुस्सा हुए नहीं हुए, अब ये तो उनका मनोभाव जाने, लेकिन कैमरे पे दिख रहे थे, वीडियो पे स्पष्ट लग रहा था। हाँ ठीक है, तो प्रेशर में होंगे ना, उनके आका आए हुए थे राहुल गांधी, दिमाग बौड़ाया हुआ होगा उनका। तो खुश होना चाहिए था। हाँ, तो खुश तो थे अंदर में। वो तस्वीर देखिएगा जिसमें गुलदस्ता दे रहे हैं, गदगद है कि भाई सब लाइन से खड़ा है अगवानी के लिए, अभिनंदन करने के लिए राहुल गांधी का, वो भी खड़े हैं, एकदम गदगद हैं। खैर चलिए, तो पप्पू यादव जो है मीटिंग में शामिल नहीं हुए, चूंकि वो कांग्रेस के सदस्य है नहीं और मेंबर नहीं है सीडब्ल्यूसी के, तो कैसे शामिल होते? तो ये तकनीकी बात है। हाँ, ये सवाल है कि आखिर सदाकत आश्रम क्यों नहीं गए? तो सदाकत आश्रम में कहीं वो दिखे नहीं। अब किसी कोने में होंगे तो होंगे, लेकिन लोग कैमरा उनको नहीं पकड़ सका, नहीं, लेकिन कैमरा पकड़ लिया फिर कहाँ उनको? तो जो होटल चाणक्य में जो कार्यक्रम था, जहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आपको मुकेश सहनी और भी महागठबंधन के नेता मौजूद थे, वहां थे, कैमरा धर लिया उनको। वहां भी मंच पे नहीं थे, वहां मंच पे नहीं थे। वहां क्या करने जाते वो मंच पे उनके बदले राहुल गांधी थे ना। अगर खुद को वो कांग्रेस विचारधारा, एक तो पार्टी में शामिल है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर कार्यक्रम में थे पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को लेकर के देखिए, सब कुछ है, इतना कुछ है, लेकिन पप्पू यादव को लेकर के जो सवाल है लोगों के मन में कि ठीक है, जब इस्तेमाल करना रहा तब पप्पू यादव का कर लिया गया, तो फिर चुनाव है तो इस्तेमाल करना होगा। जैसे राहुल गांधी यात्रा पर घूम रहे थे, तो जहां जरूरत
थी, मतलब कोसी और सीमांचल के इलाके में, वहाँ गाड़ी पे बैठा लिया गया, जरूरत खत्म उनको गाड़ी से उतार दिया गया, पटना में मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, एक बार नहीं दो बार। अब ये देखने वाली बात है कि चलिए इस मीटिंग में तो एक तकनीकी वजह है कि वो इसके सदस्य नहीं शामिल हुए, 2 जगह दिख गए। चुनाव में सिर्फ उनको इस्तेमाल करती है कांग्रेस, या वाकई में जितनी मोहब्बत वह कांग्रेस से करते हैं, राहुल गांधी से करते हैं, उतना ही इधर से भी एक तरफा ही मोहब्बत रहता है, या फिर कांग्रेस भी उसी तरह का स्नेह देती है? स्नेह देने का मतलब यहाँ ये है कि पप्पू यादव के लोगों को सेट किया जाता है कि नहीं। सेट करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उनको टिकट मिलता है कि नहीं। अगर पप्पू यादव के लोगों को टिकट मिल जाता है, कुछ 2-4 लोगों को मिल जाता है, तब तो समझेंगे कि हाँ पप्पू यादव का भविष्य जो है कांग्रेस में है, या पप्पू यादव वाकई में धीरे धीरे मर्ज कर रहे हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस जो है सिर्फ इनका इस्तेमाल नहीं करेगी, कांग्रेस जो है इनको सम्मान भी देगी उसी तरीके से। दिखा नहीं है अभी तक। चलिए देखिए आगे क्या होता है। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब थोड़ा चलते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की ओर। वहाँ एक नाम है आसमा प्रवीण, काफ़ी चर्चा में है और दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है सर, अभी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं और या जो मतलब जिस पार्टी के विधायक हैं, उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी वहाँ पे? आसमा प्रवीण जो है सो एनडीए के खाते में वो सीट दिला पाएंगी महागठबंधन से छीन के? देखिए, जो महुआ एक ऐसी सीट है जो बहुत एकदम समझिए कि क्या कहते हैं, ज्वालामुखी टाइप वाली सीट है। नहीं, हॉट से भी ऊपर ज्वालामुखी, कब ब्लास्ट कर जाए, कब वहाँ क्या हो जाए। हम इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। अभी आरजेडी के विधायक हैं, पता नहीं क्या होगा, उन्हीं को टिकट तेजस्वी देंगे, लालू जी देंगे, या क्या होगा, जो या बदलाव होगा, जो भी हो वो अपना आरजेडी जाने। अब है कि वहां पर टांग अड़ाए हुए हैं तेज प्रताप यादव। ठीक है, मतलब ये है कि महागठबंधन जो है वहां बिखरा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप से बिखरा हुआ है। अब हम आ जाते हैं एनडीए की तरफ, और एनडीए में जदयू जो है, चूंकि पिछले बार जदयू दूसरे स्थान पर रही थी, वहाँ आसमा परवीन जो है चुनाव नहीं जीत पाई थी, बेहतर परफॉर्मेंस करने के बावजूद, बेहतर वोट लाने के बावजूद। लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है वहाँ पर वो मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है कि महागठबंधन कमजोर, चूंकि आपसी खींचतान है, लड़ाई है वहाँ पर, पता नहीं क्या हो जाए, कैसे क्या हो, लेकिन वहाँ एनडीए मजबूत दिख रहा है। और मजबूत दिख रहा है एनडीए, यानी कि, और एनडीए में सबसे मजबूत जो अगर कोई चेहरा है जो समझिए कि चमक रहा हो, चमकता है ना, कोई कैसे चमकता है सुनिए, टावर लाइट। ठीक है, आप जाइएगा, कई ऐसे विधानसभा हैं जिसमें अलग अलग पार्टियों के कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो एकदम भक से आपको लगेगा इजोर कर दिया। इजोर में समझ ही रहे होंगे, नहीं मतलब एकदम लाइट है आपको। तो वो लाइट अगर किसी में है वहाँ के प्रत्याशी में, तो वह है डॉक्टर आसमा परवीन। ठीक है, ये लाइट है आसमा परवीन में, और डॉक्टर हैं हमेशा सक्रिय। चुनाव 20 में हार गई, लेकिन टक्कर बहुत करा, वोट में हारी, दिल से नहीं हारी। लगातार क्षेत्र का भ्रमण, घूमना, सबसे मिलना, सबकी मदद, और महिला डॉक्टर, तब इस बहाने महिलाओं से बहुत जुड़ाव। और वैसे भी महिला जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार के साथ एकदम जबरदस्त रूप से चिपके हुए हैं। साइलेंट वोटर कहा जाता है। साइलेंट वोटर कहा जाता है। अब तो मुखर भी होने लगी है इस तरह की वोटर, महिला वोटर। नहीं, चंपारण के दौरे में ये देखने को मिला था, खूब दिख रहा था। तो आसमा परवीन का जो है वहाँ पे बहुत, मतलब समझिए उनको कि वो टावर लाइट है वहाँ पे, और ये हो गया। लेकिन एक चीज है कि इसमें भी सियासी मतलब उठापटक है जदयू में। अब जदयू में एक नेता हैं आपको जिनके बारे में बहुत चर्चा है, और हम लोग इसलिए इस खबर को बता रहे हैं इस कार्यक्रम में। वहाँ एक खेल शुरू हो गया है जदयू में ही। देखिए, जहाँ लोग चमकता है तो उसके आस पास बहुत तरह की समस्या भी खड़ी होती है ना। तो अब एक है वहाँ जदयू के नेता हैं जगेश्वर राय। ठीक है, बड़ी चर्चा में अभी। क्यों
तो वो कह रहे हैं कि वो तो खेल कर रहे हैं। तो भाई खेल क्या कर रहे हैं? तो जागेश्वर राय ये कि उनको एक बार पार्टी से निकाल भी दिया गया था। फिर बाद में समीकरण बदला और वहाँ पर क्या हुआ कि उमेश कुशवाहा आए तो इनका सीना चौड़ा, वापसी हो गई, ये हो गया, ठीक। और अपना ये कि हम ये वो जो चलता है, ठीक। लेकिन वहाँ के वोटरों का जो मिजाज है, आपको महुआ के वोटरों का मिजाज और महिलाओं का जो रुझान है वो आपको एनडीए के प्रति है, जबरदस्त रुझान है। और एनडीए में जदयू के प्रति और जदयू में डॉक्टर आसमा जो परवीन है उनके प्रति एक गजब क्रेज, एक दीवानगी जो है वहाँ के वोटरों में जो स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब देखिए, और वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर नीतीश जी अगर फिर बना दिए आसमा परवीन को प्रत्याशी तो हम लोग तो टूट पड़ेंगे। महुआ में एक ही नाम, और वो जदयू की जो नेत्री हैं वही डॉक्टर आसमा परवीन। तो महुआ में एक ही नाम, जदयू की जो नेत्री डॉक्टर आसमा परवीन। अब आगे बढ़ते हैं सर। तेजस्वी यादव और लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, कल भी बैठक हुई, बहुत सारे बातें हुई, पत्रकार बार बार पूछते रहे क्या सीएम फेस होंगे तेजस्वी। कांग्रेस के कोई भी जो बड़े नेता हैं बिल्कुल उस पर कोई जवाब नहीं दिए, टालते मटोलते रह गए। अब उनके पीछे कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स, सीट की जो भी बात हो वो ले लेते हैं, वो तो अलग बात है। अब क्या हुआ है कि कोर्ट से बुलावा आ गया है लालू परिवार को। क्या है सर पूरा मामला? पूरा मामला जो है रेलवे टेंडर से जुड़ा हुआ। जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे तो उसमें टेंडर घोटाला भी हुआ था, ठीक है। तो वही मामला है। तो चुनाव से पहले जो है कोर्ट में 13 आरोपियों को बुलाया गया है और इस लग रहा है कि चुनाव से पहले कुछ बड़ा फैसला आएगा। और फैसला हो सकता है कि लालू जी के हित में फैसला आ जाए, कोर्ट है, कोर्ट जो कह दे। विपक्ष में भी हो सकता है, या हो सकता है कि उनके खिलाफ फैसला आ जाए। खिलाफ फैसला आएगा तो उनकी परेशानी बढ़ेगी, नहीं तो एक दुख वाला अब लगता है कि स्थिति बन गई है आरजेडी के लिए। लालू परिवार की बात कर रहे हैं तो एक और, कल रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया पे बड़ी सक्रिय रहती हैं, इन दोनों परिवार से बहुत गुस्से में हैं, सबको अनफॉलो भी कर दी हैं, एक ट्वीट की और कही कि जो हमको कोई ये साबित कर दे कि हम पिताजी को किडनी नहीं दिए हैं तो हम सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से जो है सो ये छोड़ देंगे, मतलब पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से। आखिर रोहिणी आचार्य को ये बार बार जताना क्यों पड़ रहा है? हाँ, ये सवाल है। देखिए, जताना क्यों नहीं पड़े? अगर कोई दिल से करे और किडनी जैसी चीज़ जो है दे दूसरे के लिए, खैर उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी तो नहीं कहता है कि कहब तो लग जाए धक से। तब उनको लोग कह रहा है, इधर उधर से ताने सुन रही हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई महत्वाकांक्षा होगी तब ना। अगर मान लीजिए पिता के प्रति इतना प्रेम है तो किडनी है दे दिए, पिताजी को ही दिए ना, तो इसको बार बार जताना कि हम किडनी दिए, क्या इसके पीछे कोई महत्वाकांक्षा है क्या उनकी? देखिए, महत्वाकांक्षा अगर रोहिणी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो नहीं है। रोहिणी आचार्य को उकसाया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने एक जो सवाल उठाया संजय यादव को लेकर के, तो खबर यही है, चर्चा यही है कि जो आईटी सेल होता है ना, आईटी सेल सक्रिय हो गया है रोहिणी आचार्य के खिलाफ में और उकसाने की कोशिश हो रही है रोहिणी आचार्य। आरजेडी का आईटी सेल हैंडल करते हैं संजय यादव। तो अच्छा, राजनीति है ना, अब वो इसमें भी अब राज्यसभा सांसद हो गए, तेजस्वी के सलाहकार हैं। उन्हीं के कारण, उन्हीं की वजह से जो बस वाली तस्वीर थी उसी पे मामला जो है तूल पकड़ा है ना, और नाराज हैं आपको रोहिणी आचार्य। तो उनके कान तक यह बात पहुंची है कि देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ना किडनी कहाँ दी लालू प्रसाद को, तो उसी पे वो कह रही हैं कि अगर हमने किडनी दी है कि नहीं दी है, अगर यह बात गलत साबित होगा, हम तो किडनी दे चुके हैं अपने पिता को, अगर यह बात गलत साबित हो जाए कि हाँ हमने किडनी नहीं दी है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दर्द है। अगर कोई खूब करता है किसी के प्रति, अगर उस पर आप सवाल उठाइएगा तो उसको तो चोट पहुंचती है ना। तो रोहिणी आचार्य को चोट पहुंची है, लेकिन आरजेडी के अंदर खाने बहुत जबरदस्त सियासत चल रही है। और वो सियासत समझिए कि पहले मीसा भारती की नाराजगी, गुमसुम चुपचाप वाली मौन नाराजगी, इसके बाद तेज प्रताप का मुखर होना,
इसके बाद रोहिणी आचार्य का इस तरीके से होना, हाँ सबको जानते हैं, मतलब नुकसान है आपको। अल्टीमेटली तेजस्वी यादव को ही भुगतना पड़ेगा। जिस कुर्सी का वह इंतजार कर रहे हैं उसमें यही तो नहीं कहा जाता है कि राह में रोड़े बिछाए जाएंगे, कांटे बिछाए जा रहे थे, ये सब कांटे हैं राह की। किन के लिए? तेजस्वी यादव के लिए। तो रोहिणी आचार्य को उकसाया जा रहा है और जिसपे उनका ये दर्द छलका और उन्होंने गुस्से में ये चीज़ लिखा, कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। आर.के. सिंह इधर काफ़ी चर्चा में और रूठ गए हैं, पता नहीं क्यों। बार बार इससे पहले भी कह रहे हैं कि जो 5 आदमी का नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि पांचों को अगर टिकट मिलता है तो हम तो इनके विरोध में आ जाएंगे। कल तो उन्होंने विरोध में आके लोगों से वहाँ सुझाव लेने की कोशिश की कि जो आप सुझाव दीजिए तो हम पार्टी बनाएंगे। कारण था इसमें, जिसको मुद्दा बना रहे थे, वो है राजपूतों की उपेक्षा। ये क्या ये सच में राजपूतों की उपेक्षा होने पे ये गुस्सा में हैं, या फिर उनकी जो व्यक्तिगत हार हुई और जिसमें एनडीए के जो कुछ लोग हैं जो उनके हिसाब से जो आरोप लगा रहे हैं जो शामिल थे, ये इस चीज़ का गुस्सा था? देखिए हकीकत क्या है, वह अब बयान कर रहे हैं लगातार आर.के. सिंह। तमाम जो कि जिन्होंने भी धोखेबाजी की, जिन्होंने साजिश की लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके नाम का खुलासा वह कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि जो कल का था एक कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने समर्थकों से कहा कि बस विचार करके बताइए, अगर नई पार्टी बनानी होगी तो बनाएंगे और हम अभियान चलाएंगे। भाजपा क्या कार्रवाई करेगी हमको इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। हाँ कही है। देखिए अब क्या है, लेकिन उस में आर.के. सिंह यह भी कह रहे हैं कि हमको जाति से मतलब नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल राजपूत समाज का ही कार्यक्रम था आरा में, उसी में वह कह रहे हैं, उससे लग रहा है कि देखिए आर.के. सिंह में एक चीज़ है कि बहुत दिल से ले लिए हार को। कोई भी अगर हारेगा तो दिल से लेता ही है। उनको दुख इस बात की है कि हमने पार्टी फोरम में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात कह दी, इसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये उनका दर्द है। अब है कि क्या राजपूतों की उपेक्षा हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? तो इसके दो आपको अगर बिहार में आप देखते हैं तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अब आर.के. सिंह भी इसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं अपने समाज को कि नहीं एकजुट होइए, एकजुट नहीं होइएगा तो मिट जाइएगा। उन्होंने कहा कि कहाँ गया आपका औरंगाबाद, नहीं आरा कहाँ गया आपका, और एक लोकसभा का नाम बोले थे पूर्णिया कहाँ गया, ऐसे ही आप खत्म हो जाइएगा। तो ये बात हो गई। इधर आप कहिएगा तो राजीव प्रताप रूढ़ी, वो भी लगातार जो है किसी न किसी तरीके से कभी सांगा यात्रा पे जाते हैं वो, या फिर कहीं और किसी कार्यक्रम में यह बात कहते हैं, जताते हैं, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ उसके बाद से। हालांकि अब आप गौर से देखिएगा तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो कह रहे हैं कि क्लब चुनाव से अब हम आगे बढ़ चुके हैं, ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन राजीव प्रताप रूढ़ी भी यही बात कह रहे हैं, मतलब अपने समाज के बीच में कह रहे हैं कि जागिए नहीं तो नहीं बचिएगा, और यही बात आर.के. सिंह कह रहे हैं। तो अब राजपूत की जो राजनीति है, क्योंकि आर.के. सिंह कह रहे हैं उसी कार्यक्रम में आपको कि देखिए इतने लोग हैं मंच पे, उसमें से कितने लोग आपको राजपूत समाज से दिखते हैं। तो हमको लगता है कि वो बहुत अंदर से आहत हैं और सही में वो कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अब इन सब बातों से लगता है कि वह जाति की ही राजनीति अब आगे करना चाहते हैं। क्योंकि उनका मिजाज जो है, एक चीज़ है आर.के. सिंह का मिजाज, आपको जो अफसरशाही वाला वो काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, नो डाउट। और वो जो आहत हैं, एक बहुत बड़ा फैक्ट आज बता रहे हैं, वो जो आहत हैं कह रहे हैं कि हमको राजपूत होने की वजह से हराया गया, साजिश किया गया। तो कई राजपूत भी उस साजिश में शामिल थे, ये भी देखना होगा। जिस नाम का खुद वो खुलासा किए हैं। आर.के. सिंह को क्यों हराया गया इसको समझना पड़ेगा। पता नहीं आर.के. सिंह इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आर.के. सिंह को हराया इसलिए गया क्योंकि वह वाकई में बहुत बेहतरीन काम, वह
डायरेक्ट जो है उनका टच था नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री उनकी समय समय पर सराहना भी किया करते थे उनके काम काज के। तो इस बात से वैसे लोगों को चुभन महसूस हुआ बिहार बीजेपी में, जिनको लगता था कि अरे आर.के. सिंह का जो कद है वो बड़ा कद है, अगर इस कद को काटा नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन ऐसे लोगों का सपना सीएम बनने का सपना है, बिहार का मुख्यमंत्री हम बने। तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन ऐसे लोगों को बेहतर मौका मिला, लगा कि ऐसे लोगों को काट दिया जाए, मतलब अगर चुनाव हार जाएंगे तो वो क्रेज आर.के. सिंह का नहीं रहेगा। तो ये नहीं था कि वो राजपूत है तो उनको हरा दिया जाए और ये किया जाए, यहाँ दूसरे तरह की सियासत थी। लेकिन सियासी कुचक्र में वह फंस गए और चुनाव हार गए। अब आर.के. सिंह उसको जाति से जोड़ रहे हैं और जातियों को कह रहे हैं कि आप फैसला कीजिए, ये कीजिए, अब ये करेंगे। तो हमको लग रहा है यही कि आर.के. सिंह बड़े अधिकारी रहे हैं, लेकिन यहाँ चूक रहे हैं, वो दूसरी का वजह से उनके साथ राजनीति हुई थी। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज हाट। धन्यवाद।